यूपीएससी, तो इसमें एमपीपीएससी भी आपका कवर होता है कि नहीं। देखो ऐसा तो है नहीं कि आप एमपीपीएससी नहीं दोगे। अरे अभी तो इस साल तो बल्कि सबसे ज्यादा लकी तो इस साल पढ़ने वाले 3 वांट इकट्ठी है। यदि तुम इस साल प्री निकालते हो एक भी, तो आपको इसी साल में कितनी मिलने वाली है, 3 मेंस। तो आदमी आराम से इस साल में 100% सिलेक्शन ले ले। क्योंकि दिक्कत क्या जाती है पीएससी में, जैसे मान लो इंटरव्यू में गए, अब आप पता चले कि आपको आता जाता सब कुछ है, कॉन्फिडेंस नहीं और गलत सलत बोलकर आ गए, है कि नहीं। तो पता चले ऐसे में भी आदमी क्या होता है, डूब जाता है। तो अपन कम से कम आइडिया मिल जाए कि चलो पहला इंटरव्यू नहीं निकला या पहली प्री नहीं निकली, मेंस नहीं निकली, तो मैं दूसरी में संभाल लूं। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि अपना एमपी के बारे में आप क्या जानते हो। देखो क्या है, सब्जेक्ट पढ़ना तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, असलियत जब रहती है जब आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आए, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की ढेर सारी विशेषताएं हैं। 2-3 मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूं। देखो ये रहा अपना मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश है, तुमको मालूम है ये दुनिया के कई देशों से बड़ा है। इसका क्षेत्रफल, इसकी जनसंख्या दुनिया के कई देशों से ज्यादा है, 1-2 नहीं। तो ध्यान रखना, ये वरदान से कम नहीं है हमारे लिए। जो मालवा पे रहते हैं ना, मालवा की जमीन, तो ध्यान रखना ये हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं है। जैसे ये अपना इंदौर आ रहा है, और दुनिया की सबसे आइडियल जमीनों में से एक। देखो एक जमीन क्या होती है, एनिमल्स के रहने के लिए, एक होती है इंसानों के रहने के लिए। तो हम जो दुनिया की सबसे अच्छी जमीनें हैं ना, उसमें से एक के ऊपर रहते हैं, और वो हमें कहां मिली है, हमारे एमपी में। 5 सीजन मिले हैं हमें, सोच सकते हो 5 सीजन। अरे तुमने ऋतु सुनी होगी, 2-3 होती है, टोटल कितने होते हैं, 5, और पांचों के पांचों का मिलते हैं एमपी में। ये मान के चलो हम स्वर्ग में रहते हैं एक प्रकार से। इतनी लंबी चौड़ी, इतनी उपजाऊ, इतनी सारी चीजें, और अब एक वरदान की बात करते हैं। तुमने बहुत क्या कॉमन वर्ड सुना होगा कि एमपी को क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट। अब टाइगर तुमने नॉर्मली तो देखे होंगे, एक और नाम सुना होगा, व्हाइट टाइगर। यदि एमपी नहीं होता तो शायद आज व्हाइट टाइगर दुनिया में होते ही नहीं। तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। व्हाइट टाइगर कहां मिलते हैं, रीवा, बुंदेलखंड का पठार। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि कौन से पठार के ऊपर जो है व्हाइट टाइगर मिलते हैं। सही है कि नहीं। तो बुंदेलखंड का पठार याद रखना, अपन पठार वगैरह क्या होता है आगे पढ़ेंगे। व्हाइट टाइगर, तो देखो क्या था, पुराने जमाने में जैसे तुमको पता होगा बहुत शिकार होता था, ढेर सारे जानवर खत्म हो गए। फिर गवर्नमेंट ने उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाना शुरू करा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरे देखा होगा कि नहीं, सुने होंगे ये शब्द। तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर है, एमपी में। ये आपने सुना होगा। 10% अपने पास है, 11%, 100 के लगभग आती है। तो 100 के लगभग नेशनल पार्क है, तो 11 अपने पास ही आ जाते हैं सीधे। तो आप ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर है, एमपी में, पूरे इंडिया में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अब देखो तुमको व्हाइट टाइगर की स्टोरी बताता हूं। पहले बहुत शिकार होता था। तो रीवा के एक राजा थे मार्तंड सिंह। रीवा के किंग कौन थे, मार्तंड सिंह। तो इन्होंने क्या करा, अपने टाइम पे एक सफेद शेर का, एक शेरनी का शिकार करा, है ना। तो उसके 3 बच्चे थे, उसमें से एक क्या था, व्हाइट कलर का। और उसमें उस वक्त प्रथा होती थी कि यदि आपने शेरनी का शिकार करा तो उसके बच्चों का भी शिकार करो। पर मार्तंड सिंह ने इस शेर को बचा लिया, उन्होंने उसको नहीं मारने दिया। और ये क्या है, वास्तव में क्या था, एक व्हाइट टाइगर। इसका उन्होंने नाम क्या रखा, मोहन। और ध्यान रखना, यदि इस मोहन की डेथ हो जाती तो आज शायद हम व्हाइट टाइगर नहीं देख पाते। यह ध्यान रखना, आज की तारीख में दुनिया में जितने भी व्हाइट टाइगर हैं वो सब किसके वंशज हैं, इसी मोहन के। ये ध्यान रखना। तो ये हमारा अचीवमेंट है कि हमने दुनिया को एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दी है। इसे कभी दुनिया का सबसे सुंदर पशु माना जाता था। इसकी आंखें क्या होती है, एकदम नीली, स्किन होती है व्हाइट। तो दुनिया का सबसे सुंदर पशु किसको माना जाता था, व्हाइट टाइगर को। तो ये हमारे एमपी की देन है, किसको, पूरी दुनिया को। इसकी भी ढेर सारी स्टोरी है। आपने बहुत बड़ा जो है चिड़ियाघर है ब्रिस्टल यूके में, वहां पर इसको स्पेशली पहुंचाया गया था व्हाइट टाइगर को, है कि नहीं। दुनिया के पहले तो इतना क्रेज था इसका कि जो बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते थे। एक आता है डेनिस टिटो, बोरिस टिटो, ये पुराने
राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने क्या है, जब ये इंडिया आए थे तो अपने लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा था कि भाई मुझे व्हाइट टाइगर देखना है। अरे राष्ट्रपति आए, आप समझते हो बहुत बिजी शेड्यूल होता है, और उन्होंने किसके लिए अपना अलग से टाइम टेबल रखवाया कि मुझे व्हाइट टाइगर देखना है इंडिया में। तो इतना इनका क्रेज था। अब धीरे धीरे कॉमन होने लग गए। तो ये ध्यान रखना, ये क्या था, अपने एमपी का एक ग्रेट अचीवमेंट है जो किसको दिया अपन ने, दुनिया को, और ऐसी ढेर सारी चीजें। चलो अब एक काम करो, सबसे पहला हेडिंग डालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। यहीं से अपन शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमपी के अपने। अब एक आता है वर्ड नेशनल पार्क और दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये बताओ आपको इन दोनों में अंतर क्या होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, फिर आजकल तो और भी आ गए, यूपीएससी के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे एलिफेंट्स के लिए स्पेशल होते हैं, चीता, यस, ये भी बात कर ही लेते हैं अपन इसको स्टार्ट करने के। चीता, इसमें भी अपने एमपी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, चीते के बारे में क्या जानते हो, पैंथर, चलो तुमको बता ही देता हूं, इसमें भी अपना जो है बहुत बड़ा रोल है, एमपी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आप पेपर पढ़ा करो, करंट पे ध्यान दिया करो। अभी अपने सीएम ने जो है मीटिंग करी थी, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, टाइगर स्टेट है ना। अरे अभी बोला था, अरे थोड़ा जोर से यार, मर्दों वाली आवाज में जोर से, लाउडली, गले से नहीं पेट से आवाज निकालो, थोड़ा मजा आना चाहिए। तो अब अपन क्या है, टाइगर स्टेट। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जो है मुख्यमंत्री जी, ये इसको चीता स्टेट भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इसमें पढ़े एमपी इज द चीता स्टेट। क्यों, देखो क्या था, भारत में चीते पाए जाते थे। वो ध्यान ना, दुनिया का एकमात्र देश है भारत जिसके अंदर शेर और चीते दोनों थे। ध्यान ना, दुनिया के किसी देश में नहीं एक साथ, सिर्फ इंडिया के अलावा। ये अपने पूरे देश का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पर हुआ 1952 में, अपन ने भारत में एक आखिरी चीता था जो कहां देखा था, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में। उसके बाद चीते खत्म हो गए। अब भारत सरकार की काफी लंबे समय से योजना है कि हम चीते फिर लाएंगे, और इसमें अपन कामयाब हो भी चुके हैं। अभी मैसूर के चिड़ियाघर में अपने पास में 4 चीते हैं जो लगभग पिछले साल आए थे। 4 हैं अपने पास वहां के चीता जो है चीते। पर अभी क्या, उनको अफ्रीका से लाए, डायरेक्ट जंगल में तो छोड़ नहीं सकते, है कि नहीं। अब उनको मैसूर के चिड़ियाघर में रखा हुआ है, और अब धीरे धीरे बारीक आई की चल रही है जंगलों में ट्रांसफर करने की। तो जो इंडिया की मोस्ट सुटेबल जगह है कि जहां पर इनको भेजा जा सकता है, तो उसमें एक आता है नोरादेही। नाम सुना, नोरादेही? कहां है नोरादेही, क्या है ये? वन्य जीव अभ्यारण्य। कहां पर? सागर जिले में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी लाइन याद रखना, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ना कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आना किस लिए, तो यहीं पर उन चीतों को भविष्य में ट्रांसफर करा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अपन हो सकता है कि चीता स्टेट भी बने, वैसे और भी कई हैं लोकेशन, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना आपने, शायद चीता स्टेट भी अपन बने, कोशिश रहे जल्दी बने, अच्छा ही है कि नहीं। चलो यहां तक हुआ ना, तो चीते का भी ध्यान रखना, ये न्यूज में आता रहता, आपके काम का है। चलो अपन बात कर रहे थे सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व की। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, फिर आगे आगे चलते जाएंगे इनके मीनिंग पे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या, जैव मंडल। व्हाट इज दिस, क्या होता है ये? देखो जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि आजकल तो बहुत शिकार भी होता है, अब तो गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है, पॉल्यूशन भी है, बढ़ती जनसंख्या, जंगल जो है खत्म होते चले जा रहे हैं। तो सीधा जैव मंडल का पहले आप एक सीधा मतलब ये समझो, जैव मंडल मतलब अपन बहुत सामान्य बात को समझने के लिए करें, एकदम टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाए, तो समझ लो एक बहुत बड़ा जंगल, फॉरेस्ट। बिल्कुल अपन प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात क्या अपन समझने के लिए क्या बोले, एक बहुत बड़ा जंगल सा। यहां पर क्या होंगे, बहुत सारी फ्लोरा एंड फ्यूना, पेड़ पौधे और जंगली जानवर होंगे। तो ये क्या बन गया अपना बायोस्फीयर रिजर्व, कि यहां पर कुछ खास उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या मिलते हैं, पेड़ पौधे और जंगली जानवर। सही है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा जंगल, एक बहुत बड़ा एरिया आप समझ लो, वो क्या कहलाएगा आपका जैव मंडल।
इसमें यह भी ध्यान रखना, एमपी में आता है अपना सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, पचमढ़ी। ये याद रखते जाना, सब एग्जाम में काम के। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, एमपी का पचमढ़ी। काफी काम का है आपके, और इसको तो काफी पढ़ना रहता है यूपीएससी में, तो काफी अच्छा सिलेबस है इसका, है ना। जैवमंडल, तो एक काफी बड़ा एरिया जंगल आप मान ले, वो क्या हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो जैसे ये बहुत बड़ा एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व, तो देखो ये पूरा का पूरा भी आवश्यकता के अनुसार है, नेशनल पार्क भी हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार क्या हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, या तो ये पूरा भी हो सकता है या इसका एक हिस्सा भी हो सकता है। चाहे ये नेशनल पार्क भी बना सकते हैं इसको, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, एक हिस्से को भी बना सकते हैं, पूरे को भी, एक साथ दो भी हो सकते हैं। दो क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या दो नेशनल पार्क, या फिर एक नेशनल पार्क और एक बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा हमारी जरूरत हो। सही है ना, ये बात ध्यान रखना। तो एक बहुत बड़ा जंगल आप समझ ले, वो क्या कहलाएगा, जैवमंडल। तो ये किसी खास पर्टिकुलर एरिया में होता है जहां पर वहां पर उस क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। हर जगह हर जानवर नहीं मिलता है कि नहीं। अब प्रश्न उठता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर क्या, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या अंतर होगा। देखो सबसे पहली चीज, नेशनल पार्क, नेशनल शब्द कहां लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये वो एरिया होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और नेशनल पार्क किस जगह को घोषित किया जाता है कि या तो वहां पर शेर हो, चीता हो, गेंडा हो, या फिर तुम्हारे दूसरे जानवर, शेर, चीता, गेंडा, बाघ। यदि कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या घोषित करती है, नेशनल पार्क। ये पूरी तरह से किसके अंडर में आते हैं, सेंट्रल के। और यहां पर काफी सख्ती होती है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बार आप जा सकते हैं, नेशनल पार्क में काफी मुश्किल रहेगा, ऐसा रहता है। तो यहां पर काफी ज्यादा सख्ती होगी। तो पहले तो यही लाइन लिखो, नोट करो ये लाइन, काफी काम की है कि लिखो, वह क्षेत्र जहां शेर, चीता, बाघ, हाथी या गेंडा पाया जाता है, हाथी, गेंडा पाया जाता है, उस स्थान को केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। बस ये मैंने आपकी याद करने के लिए लिखवाया, अपने नोट्स में सब फुल डिटेल में लिखा है, आप उससे आगे पढ़ना जिससे आपको याद रहे। नेशनल पार्क के लिए सारी चीजें होना चाहिए। हाथी रह गया मेरा लिखने से, तो वो जगह क्या कहलाएगी आपकी, नेशनल पार्क। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, यहां पर सख्ती ज्यादा होगी। जैसे लकड़ी काटना तो आप नेशनल पार्क में बिल्कुल नहीं कर सकते। कई लोग पत्ते वगैरह बीनने भी जाते हैं, नेशनल पार्क में ये सब नहीं होगा। पशु चराना, आवागमन, सब कुछ बंद होता है। इसमें भी कई सारी बातें हैं, अपन धीरे धीरे डिटेल में चलेंगे, है ना। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसके अंडर में आ गई, अब समझ गए होगे आप, राज्य सरकारों के। तो लिख लो, अतः वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य शासन के अंतर्गत आते हैं। ये नोट करी हुई है, एमपी का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, पचमढ़ी। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ पे सब प्रोटेक्ट करा जाता है। अपन अभी एमपी स्पेशल चल रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक बात हुई। अब एक लाइन और नोट कर लो, टोटल मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं, जो कि भारत देश में सर्वाधिक हैं। ये लाइन याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, एमपी में। आपको लग ही रहा होगा कि अपन कितने धनवान हैं फ्लोरा फ्यूना के मामले में, कुदरत कितनी मेहरबान है अपने एमपी पे, ठीक है। अच्छा, देश में कितने हैं टोटल, 100, और इंडिया में कुल कितने हैं, 100। लिख लो, नोट कर लो, छोटी छोटी लाइनें हैं, देश में कुल, ये सब नोट्स में मिल जाएगा आपको जो आप पढ़ेंगे। पर क्या अभी थोड़ा आपको रिवीजन लगाने के हिसाब से भी तो रहे, ठीक है। यहां तक आगे चलें। अब अपन एक एक के इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं। एक और नोट कर ही लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हाँ, एमपी में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अभी की तारीख में, 31 लिख लो। मध्य प्रदेश में 31 वन्य जीव अभ्यारण्य। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल एग्जाम में संख्या याद करके जाना।
इसमें 31 या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 11 में या 31 में, काफी महत्वपूर्ण है ये। और लिखो 6 टाइगर रिजर्व हैं, ये काफी काम की लाइन है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6। मैं आपको अभी बिल्कुल मतलब के फैक्ट्स ही बता रहा हूं जो एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों लाइनें आने जैसी है आज नहीं तो कल एग्जाम में, कि टाइगर रिजर्व कितने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी, नेशनल पार्क कितनी, एमपी स्पेशल की जैसे अपन बात करें तो। इंडिया का भी नहीं कर रहे, फिर अपन और आगे चलेंगे, फिर अपने को जैसे हाथियों के लिए है कहां कहां, एमपी में तो कोई भी हाथी के लिए नहीं है रिजर्व, टाइगर रिजर्व जरूर है। अब एक और यहां आती है प्रोजेक्ट टाइगर, काफी महत्वपूर्ण लाइन। तो जैसे आप देखो नाम से तो समझ ही गए होगा, आपका कॉमन सेंस बोलता है व्हाट इज दिस, क्या मतलब है प्रोजेक्ट टाइगर का? टाइगर को प्रोटेक्ट करना, उनकी संख्या को बढ़ाना। अपने यहां पर कहां पर चलता है? 6 जगह पे चलता है, 6 अलग अलग नेशनल पार्क में। लिख लो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था, 3 में प्रारंभ किया गया था। और इंटरनेशनल लेवल पर इसको स्टार्ट करने वाला आदमी कौन है? नाम काफी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने स्टार्ट करा? काफी महत्वपूर्ण नाम, एमपी का भी और इंडिया का भी, गैनी मैनफोर्ड। गैनी मैनफोर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर किसने स्टार्ट करा था? गैनी मैनफोर्ड। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी किसी भी परीक्षा के लिए कि इंडिया में किसने स्टार्ट करा? काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन मान के चलो पिछले 4-5 सालों में तो हर जगह दिखा है, कैलाश सांखला। और राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में किसने स्टार्ट करा है? कैलाश सांखला ने। ठीक है, यहां तक ये इतनी बातें याद रखना। चलो अपन अब शुरू करते हैं अपने एमपी की खास खास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, जहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन नेशनल पार्क करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से लिखो मध्य प्रदेश की प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से, जरा नाम बताओ। तो पहला नाम लिखो रालामंडल, और ये कहां पर है? इंदौर। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसलिए काफी महत्व का हो जाता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, दोनों जरूरी चीजें हैं। कभी आपने देखा रालामंडल? पिकनिक मनाने जाना अब, अरे वह नोरा देही इन्होंने सबसे बड़ा वाला देख रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अपने यही आता है, इंदौर में ही है, देवगुड़ारिया के थोड़ा सा आगे आप जाना। तो सबसे पहले तो देखो ये काफी काम की बात है कि ये कहां पर है? इंदौर में। जितने भी आपकी चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए, नेशनल पार्क आए, वो यदि अपन नेशनल लेवल पर देखें तो क्या आ जाती है? स्टेट है ना, राज्य का नाम आएगा। और यदि अपन अब तो एमपी स्पेशल की बात कर रहे हैं तो फिर क्या आ जाएंगे? जिलों के नाम, कि मेनली वो किस जिले में। कुछ एक ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा जिलों में फैले हुए हैं, ऐसा है। तो मेनली वो किस जिले में आता है ये जरूरी हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना। रालामंडल का महत्व क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इंदौर में है, और सबसे बड़ी बात ये छोटा है कि नहीं। एक और तुमको मैं काम का बता देता हूं, खेओनी, इसको भी नोट कर लो। खेओनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां, ये बताओ। खेओनी ये क्या है? ऐसा कोई बहुत फेमस तो नहीं है, पर परीक्षा वालों को न जाने क्या प्यार है इससे, कि वो इसके बारे में पूछते रहते हैं। पिछले यदि 1-2 साल में मैं एग्जाम देखूं एमपी वाली, तो ये क्वेश्चन जरूर दिखा है। खेओनी है तुम्हारे कहां पर? देवास जिले में। ये भी उतना विकसित नहीं है पूरी तरह से, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस कहें, पर एग्जाम के लिए काफी सेकंड नंबर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे को याद आ गया इंदौर बोलते बोलते खेओनी, तो इसको भी ध्यान रखना। और यहीं पर क्या निकलती है? बाल गंगा नदी। इसके अंदर क्या है? बाल गंगा नदी। अपन एमपी की नदियां पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये, तो ये ध्यान रखना। खेओनी कहां पर है? सिर्फ इतना याद रखो, देवास में। ये लीक से हटकर थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, पर सेकंड नंबर पर काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अपन पढ़ ही रहे हैं। तो खेओनी का ध्यान रखना, देवास जिले में। और यहां पर क्या है? बाल गंगा नदी। बस ये 2 इसमें काम की चीजें, ठीक है ना। चलो अब अपन आते हैं अपने काफी महत्वपूर्ण पर। लिखो बोरी, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। बोरी काफी महत्व है इसका भी, नाम सुना? कहां है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य? देखो भारत में जब अंग्रेजों ने इस बात के बारे में गंभीरता से सोचा
कि बहुत शिकार हो रहा है, हमें जानवरों को बचाना पड़ेगा। तो उसकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, समझ रहे हैं ना, सबसे पहली मीटिंग वो कहां हुई थी? उस जगह को हम आज के नाम से किस नाम से जानते हैं? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, होशंगाबाद जिले में। ये लगभग इंडिया के सबसे पुराने जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है। लिखो, यह होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसकी डेट आ रही है 1865। लगभग अंग्रेजों ने पहली बार जब सोचा कि हमको इंडिया में प्रोटेक्ट करना है एनिमल्स को, तो जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहां हुई थी? बोरी में, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जिसको हम जानते हो, और जिला क्या हो गया? होशंगाबाद। 1865, इतना पुराना है कि नहीं? सोच सकते हैं आप, इसको बोला था इंडिया भारत के सबसे पुराने वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक। चलो ठीक है, अब आओ सेकंड पे लिखो नोरादेही। कहां है ये? सागर। ये आसपास के जिलों में भी फैला है, पर मेन नाम है क्या? सागर में। ठीक है, लिखो, यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये चीतों के कारण से बहुत न्यूज में आ जाता है कि यहां पर, ये लाइन याद रखो, यहां पर क्या आने वाले हैं कि चीतों को लाने की योजना है, इसलिए लाइन ये नोट कर लो और इसका ध्यान रखना, ये आज नहीं तो कल अपने काम में आ सकता है। सरकार द्वारा यहां पर चीतों को लाने की योजना अभी अभी मैसूर के चिड़ियाघर में है। जब उनको जंगल में ट्रांसफर करा जाएगा तो कहा जाएगा वो फिर नोरादेही में आने की एक पॉसिबिलिटी है। अपने जैसे सीएम हैं तो ये तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि हमारे राज्य में आए, क्यों नहीं चाहेगा कोई भी? तुम भी यही चाहते हो कि मेरे ख्याल से, सही में है कि नहीं बात, कि एमपी में आ जाए हमारे नोरादेही में, सागर जिला। तो ये चीते वाला प्रोजेक्ट के कारण से इसका वेटेज बढ़ जाता है। वो देखो, एक वेटेज तो था ही कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य सागर जिले में है। अब इसमें देखो कौन से जानवर वगैरह पाए जाते हैं, क्षेत्रफल, इसका एग्जाम में इतना वेटेज नहीं रहता है। वैसे नोट्स में सब लिखा पढ़ना, अपन के अभी मेन फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे कि अपने को बात समझ में आए और फैक्ट जो एग्जाम में आए। अब एक लिखो नेक्स्ट, पालनपुर कूनो। पालनपुर कूनो वन जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कुछ नाम सुना है पालनपुर कूनो को? श्योपुर, श्योपुर जिला कहां पर है? श्योपुर देखो, मैप है तुम्हारे सामने, ये ग्वालियर के पास में श्योपुर, ये ग्वालियर रहा, ये सब भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी। तो श्योपुर क्या? ये रहा, ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है यहां तक? अब यहां पर दो चीजें देखो, आपने वो एशियाटिक लॉयन सुना होगा, एशियाटिक, अरे सुना है कि नहीं? गिर जंगलों में गुजरात के, अरे एशियाटिक लॉयन सुने हो ना? टीवी पे कितना आता, अमिताभ बच्चन दिन भर गुजरात घूमने बुलाते रहते, तुम गए नहीं, है कि नहीं? तो क्या होता है, एशियाटिक लॉयन जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कहां पर है? इंडिया में, गिर के जंगलों में। गिर कहां आता है? गुजरात, है ना? तो क्या हुआ, कुछ साल पहले एक्सपर्ट लोगों ने ये सजेशन दिया कि यार सारे शेरों को एक साथ रखना बहुत रिस्की हो सकता है, कोई बीमारी फैल गई तो सबकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने ये बोला है कि इनको दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर करो। तो क्या योजना चल रही है अपने श्योपुर में लाने की, ऐसा, पर अभी किस अलग अलग कारण है ढेर सारे, तो अपन नहीं बोल सकते, पर यहां पर लाने की योजना है किनको? एशियाटिक लॉयंस को। इसलिए इसको याद रखना, आप समझ गए? तो लिखो यहां एशियाटिक लॉयंस को लाने की योजना है। अब एशियाटिक लॉयन आए तो क्या होगा, उससे इफेक्ट बताएं। अरे एशियाटिक लॉयन आ गए, क्या होना है उससे फायदा? वो क्या बन जाएगा? नेशनल पार्क। अभी आपको पढ़ाया, यदि एशियाटिक लॉयन आ गए तो फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काय में कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल पार्क में। सही है ना? ये भी नोट कर लो, ये लाइन भी, तो उसके बाद इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा। अभी अपन बात कर रहे थे चीतों की, आपको मैंने बताया अभी कहां लाने की योजना है अपनी चीते? अरे अभी बताया ना कहां लाने की योजना है, भूल गए? नोरादेही। पर उसके अलावा दूसरा कौन सा है तुम्हारा? पालनपुर कूनो। यहां पर भी ला सकते हैं, लिख लो, यहां पर भी चीतों को लाने की योजना है। और वो जैसा भी अपने एक्सपर्ट कमेटी बताएगी, तो नोरादेही या फिर
पालनपुर, कूनो, इसलिए इनका वेटेज परीक्षा में बहुत बढ़ जाता है। ये क्या बहुत न्यूज में रहेंगे अब, क्योंकि चीतों को बार बार मीटिंग चलेगी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सब स्टेट सरकार चाहेंगे कि हमारे यहाँ आ जाएं। अभी क्या आप पेपर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, भी नया नया आपने शुरू करा, पर क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पिछले वीक की, इन्होंने मीटिंग ली थी और वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि हम जो है चीता स्टेट बनाने की सोच रहे हैं। ये बात अब धीरे धीरे शुरुआत हुई, अब कोई छोटा काम तो है नहीं कि घोषणा कर दें, पर इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमको बनाना है एमपी को। अभी भी बहुत सारे अपने निकनेम है ना, एमपी को क्या क्या बोला जाता है, एक तो हो गया टाइगर स्टेट, और दूसरा सोयाबीन स्टेट, और नदियों का मायका, सही ना, हृदय प्रदेश, ये सब अपने एमपी का नाम है। तो अब चीता स्टेट भी जुड़ने वाला है। चलो ठीक है, यहां तक हुआ पालनपुर कूनो का। इतना जरूर याद रखना, और देखो इसके करंट के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अब ये दोनों काफी न्यूज में रहेंगे। नोरादेही का लोकेशन, नोरादेही की क्या, अरे कहाँ है, सागर। पालनपुर कूनो कहाँ है, श्योपुर। और अभी एक और पड़ा बोरी, वो कहाँ है, होशंगाबाद। खेवनी, देवास। राला मंडल, इंदौर। देखो कुछ कठिन है क्या, आराम से याद हो जाता है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे लिखो, रातापानी, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ, कहां पर है ये रातापानी, काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में आने जैसा। सबसे पहले तो लोकेशन बहुत जरूरी है कि किस जिले में आता है। रातापानी लिख लो, रायसेन जिले में, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या, टीक के जंगल, टीक के पेड़ होते हैं, टीक, वो लिखो, यह टीक के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर भारी मात्रा में टीक के पेड़ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, सेलाना पक्षी अभ्यारण्य। सेलाना, सेलाना कहां, ये तो इंदौर के लोगों को तो मालूम होना चाहिए, रतलाम जिला। कैसे याद है वैसे रतलाम का, सेलाना एक गांव का नाम है जो रतलाम जिले में आता है। यहाँ पे एक बहुत फेमस ककड़ी मिलती है सेलाना ककड़ी के नाम से, बरसात के शुरुआत में आती है ये, तो ये बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट होती है। जैसे मैंने बोला था कि अपने एमपी की ढेर सारी विशेषता हैं यूनिक, तो उसमें से एक आती है तुम्हारी ये सेलाना ककड़ी। ये काफी लंबी चौड़ी होती है, बहुत टेस्टी, अरब देशों में काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है ये, है कि नहीं। तो ये भी अपना एक यूनिक फीचर है एमपी का, कि अपन यदि अपने यहाँ पर इनकम बढ़ाना चाहें, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहें, तो इस तरह की यूनिक फीचर दिए हुए हैं। एक और आता है कड़कनाथ, ये नाम सुना है कि नहीं, चलो। हाँ, कड़कनाथ। तुम तो सब वेजिटेरियन हो गए, है कि नहीं, कंफर्म है कि नहीं सारे। हाँ, मैं भी वेजिटेरियन ही हूं, पर ये क्या, एक मुर्गे की प्रजाति जो टोटली क्या होता है, ब्लैक, ऐसा रहता है। तो ये भी अपना यूनिक फीचर है, जो झाबुआ या गर्म जगह पे पाया जाता है, जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है, झाबुआ वगैरह की विशेषता है ये, और भी कहीं मिलता है। तो ये हो गया सेलाना ककड़ी, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो यूनिक है पूरी दुनिया में। तो अपन क्या अपनी इनकम, अपना एक्सपोर्ट, लोगों को रोजगार देना, इन चीजों पर फोकस करें ना, तो काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, तुमको दो आइडिया बता दिए, अब दिमाग में रखना, कड़कनाथ भी न्यूज में रहते हैं, और सेलाना ककड़ी, हाँ जीआई टैग है वो, बिल्कुल सही है। ये अपन आगे जीआई टैग है जो अपने पूरे एमपी के खास खास कौन कौन से हैं, ये सब अपने को करना है। ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए। अपन ने बात कर दी क्या, सेलाना का, लिखो यार रतलाम जिले में स्थित है। नेक्स्ट लिखो, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य। घाटी गांव ये कहां है, ग्वालियर का कौन रहने वाला है, लिखो ग्वालियर जिले में स्थित है। ये क्या खास यूं हो जाते हैं कि खास किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बने, और लिखो यहां पर क्या करा जाता है, सोन चिड़िया का प्रोटेक्शन। सोन चिड़िया ये आपके भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर इन एरियो में काफी पाई जाती है। लिखो इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी किसको किसको बोला जाता है, घाटी गांव को। घाटी गांव के वन्य अभ्यारण्य कहां है, ग्वालियर। सेलाना कहां है, रतलाम। अब जो क्या 10 मिनट इसको बैठ के जितने नाम लिखा ना, याद करने की कोशिश करना, ऐसे याद हो जाएंगे, कुछ कठिन नहीं है। बस्टर्ड सेंचुरी। चलो एक और लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य। करेरा, इसके साथ एक ड्रॉबैक है, बुरी बात जुड़ी हुई है, अपन नहीं चाहते ये लागू हो, इसलिए भी जरूरी हो जाता है। करेरा कहां है, शिवपुरी। अब देखो यहां पर भी क्या होता है, सोन चिड़िया को जो है
प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, पर अलग अलग कारणों से ये जो है प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है सोन चिड़ैया का। तो इसका जो है सरकार दर्जा वन्य जीव अभयारण्य का खत्म करने के ऊपर जा रही है। इसका क्या है, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा खत्म हो सकता है, अभी नहीं करा है। तो ये अपने लिए काफी नेगेटिव बात होगी कि भारत में पहली बार ऐसा होगा। तो अपन नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए हमारे मध्य प्रदेश के साथ कि किसी जगह का, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है ना। लिख लो, यह सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बनाया गया था, परंतु अपरिहार्य कारणों से, कारण मत लिख देना, हाँ, अपरिहार्य कारणों से सोन चिड़ैया का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। सोन चिड़ैया का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, अतः इसका वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा समाप्त किया जा सकता है। अतः इसका वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। चलो आज अपन इतने ही रखते हैं। थोड़ा आप इनको बैठ के सारे जितने नाम लिखा है याद करना, इजी है मेरे ख्याल से। मैंने आपको सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बता दिए हैं, नोट भी करवा दिए हैं, डिटेल इनकी बाद में नोट्स में मिलेगी आपको। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।